नमस्कार मेरे मित्रों और साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे। फिर वही जोश, वही जुनून और वही उमंग के साथ कि तैयारी का डोज लेते रहो रोज, जब तक ना हो एग्जाम करना नहीं आपको मौज। ठीक है, और उसी अंदाज में बिल्कुल लगे रहिए जब तक आपका एग्जाम निकल ना जाए। और वही हम आपको कहना चाहेंगे कि इस बार क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं बल्कि फाड़ के आना है और यूपीपी में झंडा गाड़ के आना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारे साथ लगे रहिए अल्फा टेक एजुकेशन के साथ। और आज हमारा सेट 8वां लेकर आए हैं, यानी प्रैक्टिस सेट क्या है हमारा 8वां है। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते हुए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का सेशन क्या है, ये रहा। आज का पहला प्रश्न क्या है, थोड़ा परेशान कर देता है कभी कभी। अब ठीक है, करें कि दिए गए वाक्य में, साइड हो जाते हैं हम। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवित्री थी। ये आपको यहाँ से अंडरलाइन किया है। ठीक है, पीपीटी में चीज़ें थोड़ा छूट जाती हैं, ये चीज़ें यहाँ तक अंडरलाइन है। ठीक है, करा कि अगर इसको बदलने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए अगर इसमें से किसी की आवश्यकता है तो ले लीजिए, और अगर सही है ये, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, तो कह रहा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो देखते हैं, कह रहा महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवित्री थी। बोलने में ही अजीब लग रहा है, महादेवी जी हिंदी का नहीं, महादेवी जी, जरा ऑप्शन देखते हैं, हिंदी का ये हो नहीं सकता है। ठीक है, हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी, हिंदी का सुविख्यात कवि थी, ये तो होगा नहीं। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी लग रहा है, हिंदी की सुविख्यात मतलब बिल्कुल प्रसिद्ध कवित्री थी। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या दिया है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अजीब लग रहा है, ये लेते हैं। कह रहा कि विभूति का पर्यायवाची क्या होगा। विभूति, तो देखिए शक्ति तो हो नहीं सकता है, सौंदर्य भी नहीं है, विरासत भी नहीं है, तो कहेंगे है क्या, कहेंगे संपदा है। संपदा मतलब धन होता है, वित्त होता है, वैभव होता है। ठीक है, ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची हैं। विरासत मतलब धरोहर होता है, सौंदर्य मतलब सुंदरता होता है। ठीक है, ऐश्वर्य भी होगा, क्या होगा, ऐश्वर्य भी हो सकता है, ऐश्वर्य भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ऐश्वर्य का मतलब ये होता है धन संपत्ति, और नाम कुछ याद आ रहा है, ऐश्वर्या मतलब धन संपत्ति वाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, उसे परिश्रम करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से हमारा प्रश्न शुरू होता है, यहाँ से प्रश्न शुरू होता है और ये यहाँ तक है, इसी में ऑप्शन बांट दिया है। ठीक है, कह रहा यदि इनमें कोई कमी होगी तो उसको चुनिए, और कोई कमी नहीं है तो लास्ट ऑप्शन दिया है कोई त्रुटि नहीं है का चयन करें। ठीक है, क्या करा है, उसे परिश्रम करनी चाहिए। अगर इसमें त्रुटि है तो हम ये वाला गलत होगा, यानी 1, तो 1 हम चुनेंगे। करा और इस तरह अपनी कमी, अगर ये गलत है तो ये 2 वाला चुनेंगे, यानी ये सी, पूरी कमी करनी चाहिए। यदि ये 3 वाला गलत है तो हम ये चुनेंगे, और कोई गलत नहीं है तो चौथा चुनेंगे, ये होगा। तो कहेंगे उसे परिश्रम करना चाहिए कि परिश्रम करनी चाहिए, तो कहेंगे परिश्रम करना चाहिए, यानी यहीं पर हमारी अशुद्धि है, ये नी नहीं होगा ना होगा। तो कहेंगे पहले में कमी है तो पहला किस में दिया, कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है, हमारा ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा ध्रुवाचल, गगनांचल, उदयाचल, अस्ताचल। देखिए ध्रुवांचल होगा नहीं तो बेवकूफ़ बनाने के लिए, गगनांचल भी नहीं होगा, सूर्य का आसमान के पीछे छिपता है, कहेंगे नहीं पहाड़ों के पीछे छिपता है। उदयाचल यानी जिस पर्वत के पीछे से जिस पूर्व दिशा से निकलता है उसको बोलते हैं उदयाचल। ठीक है, कहेंगे इसमें संधि भी दिख रही क्या, कहेंगे जी बिल्कुल, उदय प्लस अचल दीर्घ संधि है इसमें। ठीक है, और ये सूरज जिसके पीछे छिपता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिस पर्वत के पीछे छिपता है, कहेंगे अस्ताचल। अस्त प्लस अचल, अस्त मतलब गायब हो गया, अचल मतलब पर्वत होता है, पर्वत का पर्याय है अचल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अचल मतलब होता है पर्वत, अंचल भी बोलते, जैसे अरुणांचल क्यों बोला गया है या क्यों बोला गया अरुणांचल, क्योंकि सूरज वहीं से तो भारत में पहली किरण पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुण मतलब सूर्य, अंचल मतलब पर्वत, यानी अरुणाचल क्या है बिल्कुल पर्वतीय एरिया है। हिमाचल, हिम मतलब बर्फ, अचल मतलब पर्वत, यानी बर्फ का पर्वत है हिमाचल। ठीक है, इसी पर हमने एक शेर भी लिखा है। ठीक है, कि ना बचोगे हिमाचल में ना ही अरुणाचल में, चाहे जाके छुप जाओ बबुआ माई के तू आंचल में। थोड़ा एक भौकाली टाइप शेर है, हम भी कभी कभी मूड हमारा भी थोड़ा ऐसा हो जाता है तो लिख देते हैं काद शेर और, तो हमने इसी में लिखा था कि ना बचोगे हिमाचल में ना ही अरुणाचल में, चाहे जाके छुप जाओ बबुआ माई के तू आंचल में। ठीक है, चलिए तो ऐसे चीज़ें हैं। अगला प्रश्न क्या है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। समानार्थी मतलब होता है पर्यायवाची। क्या होता है, पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो कहें किसका बताइए, कहेंगे सरस्वती का, तो सरस्वती का पर्यायवाची होता है वीणा, पाड़ी, ठीक है, शारदा, हंसवाहिनी, हंसवाहिनी। तो कहेंगे इसमें क्या है, शारदा दिया है, कहेंगे जी बिल्कुल दिया है, तो क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। अब बचा है पार्वती का, तो कहेंगे पार्वती का उमा होता है, शिवानी होता है। ठीक है, और क्या होता है, गिरिजा होता है, गिरिजा भी होता है। ठीक है, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। काली, चंडी ये सब दुर्गा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, भवानी भी होता है, भगवती भी होता है। ठीक है, चलिए शैलजा भी होता है पार्वती का। ठीक, शैलजा भी होता है पार्वती का। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए ये दुर्गा का है, दुर्गा काली का भी होता है, कालिका भी होता है, भगवती भी होता है, भवानी भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए ये रहा छठवां। अरे आपको हम कोई शेर सुना रहे थे, भूल गए, हमारे दिमाग से उतर गया है। क्या था हमारा शेर, सुना दे आपको, क्यों बोलूँ, सुनना चाहोगे, चलो अच्छा ठीक है। ना बचोगे हिमाचल में ना ही अरुणाचल में, चाहे जाके छुप जाओ बबुआ माई के तू आंचल में, कोर्ट कचहरी थाना केहू ना बचा पाई, उठा के जिस दिन आ जाओगे आजमगढ़ पूर्वांचल में। ठीक है, आजमगढ़िया थोड़ा सा बना दिए हैं। ठीक, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। क्या दिया है, पुण्य, 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 पुण्य। ये तो पहले ही देखने में गलत लग रहा है, ये है हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो भाई कौन से, वही दोनों है आपके अयोग वाह, यानी ये अनुस्वार और ये विसर्ग, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, अयोग वाह। ठीक है, अ का मतलब क्या होता है, कहेंगे अ का मतलब होता है
नहीं। योग का मतलब होता है साथ, वाह का मतलब होता है अर्थवहन करना, अर्थवहन। ठीक है, जो साथ होकर भी अपना अर्थ वहन नहीं करे उसी को बोलते हैं अयोगवा। कहेंगे कैसे? तो ये अंग और बड़े खचरे हैं। जब ये स्वर के साथ होते हैं तो व्यंजन का काम करते हैं, क्योंकि ये अनुस्वार और विसर्ग का असली चेहरा ये है। ठीक है, असली चेहरा ये है। और जब इनका उच्चारण करना होता है तो ये दोनों बकलोलवा क्या करते हैं? अ का सहारा ले लेते हैं। और अ है क्या? एक स्वर है, और स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो फिर इनके अंदर स्वर का गुण कहाँ से है जब स्वर में रहेंगे तो? और जब इनको व्यंजन में भेज दिया जाता है, जाओ तुम्हारे अंदर व्यंजन का गुण है, तो फिर क्या करते हैं? मात्रा का काम करने लगते हैं। जैसे कंग, कह, ये अतः, प्रातः। अब कहेंगे किसकी मात्रा? कहेंगे अंग की मात्रा, अ की मात्रा, अ की मात्रा, अ की मात्रा। तो व्यंजन के साथ स्वर का काम और स्वर के साथ व्यंजन का, मतलब जिसके साथ हैं उसका अर्थ ही वहन नहीं कर रहे, इसीलिए ने कहा गया अयोगवाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। क्या रहा अगला प्रश्न? ये रहा, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। तो क्या कभी? ये बहुत सरल है, उत प्लस लंघन, इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, प्लस के पहले आधा त और प्लस के बाद जब ल आता है तो ये आधा त किसमें बदल जाता है? कहेंगे आधे ल में बदल जाता है। तो होता उत प्लस लंघन बराबर उल्लंघन, उत प्लस लेख बराबर उल्लेख, उत प्लस लिखित बराबर उल्लिखित, उत प्लस लास बराबर उल्लास। ये सब व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हैं। आगे है 9वां प्रश्न, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो किसको नहीं पता होगा बबुआ कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? उपसर्ग से नहीं समझते हैं? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या कोई परिवर्तन लाने का काम करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो कहाँ जुड़ते हैं? आगे, मतलब पहले, प्रारंभ में। अब व्याकरण भाषा में आदि मतलब क्या होता है? प्रारंभ। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा 9वां 10वां, यार कोई गायब होगा क्या प्रश्न? कौन सा था? अच्छा ठीक है, 10वां है। क्या है? राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। तो का, की, के, रारी, रे, यानी जब कारक चिन्ह आते हैं और वो किसके पार्ट यानी भाग माने गए हैं? कहेंगे तत्पुरुष समास के। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा समास विग्रह? राजा का पुत्र। कौन सा होगा? कहेंगे तत्पुरुष में। तो कहेंगे संबंध तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, या कह सकते हैं षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष। ठीक है, अब बचा द्वंद्व जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, गुरु शिष्य, पाप पुण्य, सुख दुख, और सबके बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, इसे ध्यान दीजिएगा। दिगु जो संख्यावाची होता है, जैसे पंच वटी, तिराहा, चौराहा, त्रिवेणी। त्रिवेणी में ये भी है, और कभी कभी उसको बहुव्रीहि भी मानते हैं। 3 वेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, अर्थात प्रयागराज। ठीक है, चलिए कर्मधारय, ये तो वही होता है जिसमें विशेष विशेषण गुण होता है, जैसे पीताम्बर, पीला, पीला है अंबर जिसका। ठीक है, पीला है जो अंबर, जिसका लगा देंगे तो बहुव्रीहि में चला जाएगा। नीलांबर, नीला है जो अंबर। ठीक है, ये होता है कर्मधारय में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। ये हमारा 11वां प्रश्न है। क्या है? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। ये होगा तो पहले ही गलत। अनु प्लस वेषण, कोई नियम ही नहीं दिख रहा है, ये तो ये नहीं बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कहेंगे इसमें यड़ संधि है। कौन सी? यड़ संधि है। अनु प्लस एषण, यानी प्लस के पहले ई ई उ री आता है, तो ई आधा य में, उ आधा व में, री आधा र में। तो प्लस पहले इस न में उ छिपा है, यही उ बनेगा आधा व। ये न इसके साथ लग गया, बगलिया में ए है तो जुड़ गया, तो क्या बन गया? वे, तो हो गया अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण मतलब खोज करता, खोज करने वाला।
आगे क्या है 13। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? थोड़ा दूध, यानी ये रेखांकित है, ठीक है। तो कह रहा किस में आएगा? परिमाणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। देखिए गिलास में थोड़ा दूध और इसी दूध के बारे में बताया गया है, तो क्या ये दूध का गुण बता रहा है थोड़ा? कहेंगे नहीं। संख्या बता रहा है? कहेंगे नहीं। क्या संकेत कर रहा है? हमने कह दिया गिलास में थोड़ा दूध है, दिखा थोड़ी जगह देखो वहाँ गिलास में दूध है, थोड़ा दूध है बता दिया, तो संख्या भी नहीं हो तो बोलेंगे परिमाण, मतलब जिसका मतलब मात्रा होता है, ठीक है। और कौन सा है? अनिश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि थोड़ा बोला है ना, थोड़ा बोला है, निश्चित है ये नहीं है, तो क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। कहेंगे संकेतवाचक विशेषण। अरे संकेतवाचक विशेषण आप सोच रहे होता नहीं है, अरे सार्वनामिक होता है ना, जो सर्वनाम से बनता है। तो जब संकेतवाचक यानी जब विशेषण संकेत करने का काम करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? संकेतवाचक। जैसे क्या बोले कि वहाँ बंदर है, वहाँ बंदर है, तो हमने क्या कर दिया? वहाँ काला बंदर है। अब काला बंदर का उसमें गुण हो गया, लेकिन जब वो संकेत करने का काम करने लगता है तो वैसे होता नहीं है। फिलहाल हम सार्वनामिक को मान लेते हैं कि ये संकेत करने का भी काम करता है, ठीक है। अब बच गया संख्यावाचक। जैसे हमने कहा 2 दर्जन केले, 2 दर्जन केले, संख्या बता रहा, 20 किताबें, कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, ये सब क्या हो गया? संख्यावाचक। गुणवाचक में जैसे नीली साड़ी, सबसे फेमस पूछता है टेट सीटेट में एग्जाम, हो सकता है यूपी में पूछ दे, ठीक है। काला बंदर या नीली गाय, ये सब क्या होते हैं? गुणवाचक। गोरा आदमी, काला आदमी, पतला आदमी, मोटा आदमी, दुबला आदमी, सांवला आदमी, ये सब किस में आएंगे? गुणवाचक में आएंगे, ठीक। चलिए निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? चपला, कहेंगे नहीं, ये तो बिजली का है। अक्षी, कहेंगे नहीं, ये तो आंख का है। तोय मतलब पानी, निधि मतलब भंडार, तो पानी का भंडार किसके पास है? कहेंगे बादल के पास, ये बादल का पर्याय है। तो बचा क्या? कहेंगे झस, ये है मछली का पर्याय। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे जल जीवन भी बोलते हैं इसको, सफरी भी बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं, ठीक है। पानी एक है ना, पानी बीच मीन मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवे हंसी, यानी पानी के बीच में मछली है फिर भी वो प्यासी है तो हंसी नहीं आएगी, ठीक है। और क्या है? मत्स्य, ये सब क्या है? मछली के पर्यायवाची हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कौन सा शब्द ऐहिक का विलोम है? विलोम मतलब उल्टा, ऐहिक मतलब इस पार, तो उस पार का होता है पारलौकिक। कहेंगे हमारा ऑप्शन सी सही है। अब भौतिक का पर्यायवाची आध्यात्मिक होता है, ठीक है। और ये पारलौकिक सांसारिक क्या है? ये ऐहिक का ही पर्याय है, सांसारिक भी, ये पर्याय है इसका, पर्याय क्या है? पर्याय। जो इस संसार में इस पार हो ऐहिक और जो उस पार हो पारलौकिक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा 15वां क्या है? करा चीर, चीर का अर्थ क्या है? समुचित भिन्नार्थक, यानी ऐसे शब्द, ऐसे 2 या 3 शब्द जो लिखने में या बोलने में बिल्कुल मिलते जुलते हों, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन मात्रा होने की वजह से, उच्चारण अलग होने की वजह से क्या होता है? उनका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। आज गर्मी हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा? कहेंगे चीर, चीर का मतलब होता है पुराना। एक कविता थी ना, चीर महान, और इस चीर का मतलब होता है चीर हरण। तो किसका हरण? क्या हरण? वस्त्र हरण, यानी कपड़ा। क्या होगा? कपड़ा होगा, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? देखिए इसमें 3 प्रश्न पूछता है। एक ठो जंगल में लगने वाली अग्नि, एक ठो समुद्र में लगने वाली अग्नि, और एक ठो जब आँख निकल के बाहर आ जाती है, वो कहाँ आग लगती है? कहेंगे पेट में। तो पेट में लगने वाली अग्नि। तो देखिए इसको कैसे पहचानेंगे? पेट में जठर रस होता है,
HCl होता है ना, तो कहेंगे पेट में लगने वाली अग्नि जठराग्नि, या इसको जठरा नल भी बोलते हैं, जठरा नल। कहेंगे समुद्र में लगने वाली अग्नि, तो कन्फ्यूजन यही दोनों में होता है, बड़वाग्नि और दावाग्नि। तो बताइए समुद्र बड़ा है कि जंगल बड़ा है? कहेंगे धरती पर सबसे बड़ा समुद्र है। समुद्र क्या है? बड़ा बड़ा, तो याद रखना बड़वाग्नि, बड़वाग्नि या बड़वा नल। अब बच गया जंगल में लगने वाली अग्नि, तो बचा क्या? दावाग्नि या दावा नल। ठीक है, ये तो याद रहता है, पेट वाला है, ये दोनों कंफ्यूज करता है, तो याद रखिएगा समुद्र बड़ा होता है तो बड़वाग्नि। अब बच गया ये बेचारा अकेला ना, तो ले दे दियो जो उसको क्या देना है, दावाग्नि। चलिए अगले प्रश्न। अच्छा लगाए नहीं क्या इस पे? हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्या है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान। देखिए सामान्य वर्तमान में ता है, ती है आते हैं। ठीक है, जैसे वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह गाता है, वह खाता है, तो सामान्य वर्तमान तो होगा नहीं। अब बचता है तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान का मतलब जैसे क्रिया अभी अभी हो रही है वर्तमान में। जो आपके अपूर्ण एग्जाम्पल होते हैं अपूर्ण वर्तमान के, वही तो होते हैं तात्कालिक। जैसे वह पढ़ाई कर रहा है, तो क्या है उसमें क्रिया भी तत्काल पता नहीं चल रही हो रही है, और काम अधूरा भी है, तो इसका मतलब ये भी तो नहीं है। अब बचा संदिग्ध और संभाव्य। इसी में कन्फ्यूजन है कि संदिग्ध होगा कि संभाव्य। संदिग्ध मतलब संदेह होता है, संदेह। असंभाव्य मतलब संभावना व्यक्त करना। तो इसमें पढ़ने से क्या लग रहा है? वह आई हो तो उसे, हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, यानी यहाँ वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसका मतलब उसे काम पूरा होने की संभावना लग रही है, काम पूरा होने की संभावना लग रही है, इसका मतलब क्या है? संभाव्य वर्तमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चिट्ठी का तो अब जमाना ही नहीं रहा, आजकल तो हर काम मोबाइल पे ही हो गया है। ठीक है, चिट्ठी, बातचीत, सारा काम क्या है? मोबाइल पे है। ठीक है, और एक कवि का एक शेर था, उन्होंने बताया था कि पहले के जो आशिक मिजाज वाले होते थे वो अपने प्रेम को एक खत में कैसे लिखते थे, अपने दिल की बातों को किस तरह से लिखते थे, और आजकल के जो मोबाइलों का दौर है, मैसेज इधर से गया, क्या लिखा क्या नहीं लिखा कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो मुझको उनका एक शेर याद आ रहा है कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। अब मोबाइलों के दौर के आशिकों को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। ठीक है, चलिए तो हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी था, यानी संभाव्य वर्तमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह हमारा 17वां प्रश्न, क्या है? कहेंगे वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वचन मतलब एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। जरा देखते हैं, लत नहीं है लता है, लता का लताएं, ये भी तो कर सही नहीं है वाला पूछा है, तो इसका मतलब ये तो सही है, ये होगा नहीं। घोड़ा का घोड़े, ये भी सही है, नहीं होगा। किताब का किताबें, ये भी सही है, नहीं होगा। गलत पूछा है, सखी का सखियाँ होता है, यानी इसका ये होना चाहिए, छोटी की मात्रा। ठीक है, तो पूछा कौन सा नहीं है, तो हमारा यही नहीं है। ठीक है, यही हमारा सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्या है? करा ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? देखिए जब में पे पर की बात होती है, इस कारक चिन्ह के द्वारा आप अधिकरण बताते हैं, लेकिन जब समय की बात हुआ, अगले साल आएगा, वह परसों आएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? अधिकरण होता है। और यहाँ पर दे भी दिया है और समय की भी बात किया है, तो यहाँ तो दोनों हाथ में लड्डू है भैया, क्या लगा दीजिए? अधिकरण। कर्म पता है, इसका को होता है, इसका कारक चिन्ह को होता है। करण का से या द्वारा होता है जब माध्यम या साधन की बात हो, और संप्रदान का के लिए होता है। करण का
में होता है, पर होता है, और यही हमारा सही भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। देखिए बोलने में तो सही है लगा, चर रहे हैं मतलब एक से अधिक है, बहुवचन है। जब एक से अधिक हो गए तो बहुवचन, ये तो क्लियर है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ऑप्शन क्या दिया, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, तो वही ऑप्शन में उतार दिया है। तो इसका मतलब सही वाक्य, शुद्ध वाक्य चुनना है, तो ये तो होगा नहीं। फिर क्या है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, ये कुछ कुछ ठीक लग रहा है। लेकिन आगे देखें, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, इस पे मामला लड़ेगा। फिर एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहा है, ये तो पहले में नहीं होगा, ये कहाँ से होगा, चर रहा है। ये तो तीनों स्त्रीलिंग हैं, तो याद रखिएगा तीनों से मतलब नहीं हमको है। जब एक से अधिक की बात आती है तो सबसे पहले तो क्रिया बहुवचन में जाएगी, और बहुवचन के लिए रहे हैं, रही हैं होता है। ठीक है, यानी है में वो क्या लग जाता है, बताओ तो इस बिंदु का नाम क्या है, कहोगे अनुस्वार। इस गलतफहमी में कभी मत रहना, ये अनुस्वार जैसा दिखता है, ये खाली आपको भुलवाने के लिए है। ये होता है चंद्र बिंदु, क्योंकि चंद्र बिंदु में नाक और मुख दोनों का इस्तेमाल होता है। अनुस्वार में नासिका ध्वनि आती है। आपका यहाँ नाक फाड़ के चिल्ला रहे हैं, नाक और मुख दोनों से हैं, इसका मतलब बहुवचन है, ये चंद्र बिंदु होता है। अब बताइए सही कौन सा होगा, जब एक से अधिक की बात हो गई तो बहुवचन, ये तो क्लियर हो गया। अब बचा कि स्त्रीलिंग में ले जाएंगे, पुल्लिंग में ले जाएंगे। तो देखिए एक गाय, घोड़ा, यानी गाय स्त्रीलिंग, घोड़ा पुल्लिंग, और बकरी स्त्रीलिंग हो गई, तो किसके अनुसार लेंगे, इसमें तो मिक्स हो गया। तो याद रखिएगा किसके अनुसार लेना है, नहीं लेना है, वो गया साइड में। लास्ट में जो होगा, अगर ये पुल्लिंग होगा तो क्रिया पुल्लिंग में जाएगी, और अगर ये स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया स्त्रीलिंग में जाएगी। तो बकरी का है, जाएंगे स्त्रीलिंग, तो रही है हनी, हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, एक से अधिक हो गया तो ये है कि ये भी था, लेकिन ये बहुवचन में नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 21 नंबर क्या है, करा छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। अरे भैया छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किस में है, कहेंगे पूर्वी हिंदी में। अवधी, अब बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये सब किस में आते हैं, कहेंगे पूर्वी हिंदी में आते हैं। और किस अपभ्रंश में आते हैं, कहेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश में आते हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश में आते हैं। अब बच गया बिहारी हिंदी, कौन नहीं जानता भैया, भोजपुरी हमारी है, भोजपुरी समझ में आयल कि ना, आ गईल, यह है भोजपुरी हमारी। भोजपुरी, मैथिली, अब मगही, अब किस अपभ्रंश में है, कहेंगे मागधी अपभ्रंश में है। ठीक है, राजस्थानी, इसमें मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। जयपुरी का एक नाम है ढूंढाड़ी, क्या नाम है, ढूंढाड़ी। पश्चिमी हिंदी में ब्रज, बांगरू, बांगरू वही हरियाणवी आपकी, ब्रज बांगरू, बुंदेली, अरे बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली, ये सब इसमें आती है। कहेंगे ये किस अपभ्रंश में आते हैं, तो ई दोनों आते हैं सौर सेनी में, सौर सेनी अपभ्रंश में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका पोस्टमार्टम करना पड़ जाता है। ठीक है, जिसमें दवा नहीं होता उसमें कहा उसका पोस्टमार्टम चीर फाड़ करें। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग कह रहा है कौन सा है, कसीदाकार। कसीदाकार कपड़ों पे बनाई जाने वाली कढ़ाई यानी हस्तकला होती है, इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा। जुराब, पजामा, कच्छा। तो देखिए पहली बात तो ये सब क्या है, ये सब हैं पुल्लिंग हैं, क्या है, पुल्लिंग है। बचा जुराब, जुराब का मतलब होता है मोजा, यह है हमारा स्त्रीलिंग, और ये है तुर्की भाषा का शब्द। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा।
ऑप्शन नंबर क्या है? सी। 23वां, करण निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम होगा, यानी गेहूं क्या है? कहें गेहूं है तद्भव। क्या है? गेहूं है तद्भव। इसका तत्सम पूछ रहा है। तद्भव मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा से चलकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं, और तत्सम मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा के ही हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। यानी क्या होता है? कहेंगे गोधूम होता है। क्या होता है? गोधूम। तो इस शब्द भी तत्सम ही दिए हैं, तो किसके हैं? तो गृध ये गिद्ध का है, गो गाय का है तत्सम, ग्रंथि गांठ का है तत्सम। ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, ये जो ऑप्शन बाकी जो बचे थे ये तत्सम थे। किसके थे? इन्हीं सब के थे। और गेहूं का तत्सम गोधूम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और ये आज का हमारा शायद आखिरी प्रश्न भी है। ठीक है, ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। कर किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज किसको कहा जाता है भैया? कहेंगे लगा दें। अरे सबको पता चली गया होगा, वही रस जिससे हर इंसान गुजरता है और इसके बिना रह ही नहीं पाएगा। और ये ऐसा खतरनाक रस है कि इस रस के आते ही सबसे पहले आपकी ज़िंदगी से हास्य रस खत्म हो जाएगा, और हास्य के खत्म होते ही फिर शांत रस भी नहीं आएगा, शांति खत्म हो जाएगी, और फिर किस रस की एंट्री होगी? करुण रस की होगी। ठीक है, और उसी में होता है एक वियोग भी होता है, यानी कहेंगे श्रृंगार को कहते हैं रसराज, रसपत भी कहते हैं, रसपत भी कहते हैं। ठीक है, बाकी बच के वीर रस, हास रस, शांत रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? कहेंगे उत्साह होता है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। किसका है? वीर रस का है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि एक महाराणा प्रताप का था। कौन सा एग्जाम्पल था भाई? दिमाग में नहीं चढ़ रहा है। चढ़ चेतक उठा तलवार करता था, चढ़ चेतक उठा तलवार करता था भूतल, क्या था? दिमाग में नहीं चढ़ रहा है। चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो ये क्या है? वीर रस का। हास रस का वही पुनि पुनि मुनि उकसही उकलाही, देखी दशा हरगन मुस्काही। ठीक है, और एक इसका ऐसा एग्जाम्पल है हास रस का जो पढ़ने पे लगेगा कि हास रस का है ही नहीं। जैसे शीश पर गंगा से भुजन भुजंगा से, हास को भयो दंगा नंगा के विवाह में, भी किसका है? हास रस का है। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल है इसका जो पढ़ने से लगता है नहीं कि वो हास रस का है, अजीब टाइप लगता है उसका। देखिए दिमाग में नहीं चल रहा कौन सा रस है भाई, कि चलिए दिमाग में नहीं चल रहा, याद आएगा तो बता देंगे। बच गया एक शांत रस। शांत रस का वही है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। ठीक है, तो चलिए शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? कहेंगे निर्वेद होता है। निर्वेद का मतलब वैराग्य होता है। ठीक है, और इसका हास होता है स्थायी भाव, और इसका रति होता है। रति का मतलब ही क्या होता है? प्रेम होता है। कहत न हटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। ये संयोग श्रृंगार का है। वियोग श्रृंगार का ठीक है कि हे खग मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, ये राम जब सीता जी को ढूंढने निकलते थे, उनसे अलग हो गए थे, तो वियोग ही था, तो वियोग श्रृंगार का है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के सेशन को मैं स्टार्ट करते हैं, और इसी तरह इसी उमंग और इसी जुनून के साथ लगे रहिए हमारे अल्फा टेक एजुकेशन के साथ। और आपको वही कहना चाहेंगे कि रुकना नहीं तो चुकना नहीं, डर के आगे कभी झुकना नहीं, लाख बाधाएं आएंगी मगर सीधा चल पीछे मुड़ना नहीं। और इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और कल लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट 9। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।